बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 69 मुलाहिज़ा फरमाएं। इन हालात में रुस्तम के लिए सिर्फ एक रास्ता बचा है, वो किसी तरह गैर इलाके की तरफ निकल जाए और अपनी जान बचाने की कोशिश करे। बाकी रही तुम्हारी बात तो तुम्हारा मामला और है, हम इसे किसी न किसी तरह संभाल लेंगे। रुस्तम के साथ इस वक्त सबसे बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत यही है कि उसे किसी तरह मौत के इस घेरे में से निकाल दिया जाए, और ये काम तुम कर सकती हो शानी पुत्र। वो इश्कबार लहजे में बोली, ताया क्या ये नहीं हो सकता कि एसपी साहब किसी तरह हमें यहाँ से निकाल कर किसी पक्की सड़क तक पहुँचा दें? आखिर उनका ओहदा है, अथॉरिटी है। रुस्तम कहता था अगर हम एक दफ़ा पक्की सड़क तक पहुँच जाएं तो फिर मियाँ वाली से होते हुए बन्नू या कोहाड़ की तरफ निकल सकते हैं। ताया मासूम ने बड़े करब से दाएं बाएं सारी लाया। नहीं शानी, तुम नहीं समझ रही हो, इस काम के लिए वक्त बहुत पहले गुजर गया है। अब तो बस एक आध घंटे की बात है। कई थानों की पुलिस मिलकर इस इलाके की तरफ बढ़ रही है और किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है। अभी थोड़ी देर पहले आरफ के बंदे ने यही इतला उसे दी है। इसका मतलब है हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते? वो रोते हुए बोली, ये बड़ी ज्यादती होगी ताया जी। वो हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए वो बात मुकम्मल ना कर सकी। उसकी आवाज़ गले में फंस कर रह गई। ताया ने उसकी पेशानी चूमी, सर पर हाथ फेरा। हम उसकी मदद कर रहे हैं धी रानी, हमने बर वक्त यहाँ पहुँच कर उसे खतरे के बारे में बता दिया है। हम यहाँ से निकलने में भी उसकी मदद करेंगे, जहाँ तक होगा उसका साथ देंगे, कोशिश करेंगे कि वो हमारी हिफाजत में दूर से दूर निकल जाए। शानी ने सर अपने घुटनों पर झुका लिया, उसका कलेजा फटा जा रहा था। ताया मासूम उसके सगे ताया नहीं थे, लेकिन वो सगों की तरह उनका एहतराम करती थी। वो जानती थी वो जो कुछ कह रहे हैं उनके भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो अपने दिल का क्या करती? हालात ने क्या क़यामत ढाई थी। अभी कुछ ही देर पहले वो अपनी ज़िंदगी की हसीन तरीन सातों से गुजरी थी। इसका दिलो दिमाग, इसकी रूह ने बड़े जज़ब के साथ रुस्तम के कुर्ब को कबूल किया था और अपने अंदर समोया था। और अब वो जुदाई के जहर से भरा हुआ प्याला अपने सामने देख रही थी। कशमुकश की घड़ियां बड़ी कठिन और जानका थी। ताया मासूम मुसलसल इसके सर पर हाथ फेर रहे थे। आखिर वो हारी हुई आवाज़ में बोली, क्या वो अकेला जाएगा? हो सकता है अकेला जाए, और यह भी हो सकता है कि आरफ कम्बुआ या दराज अपना कोई बाएतमाद साथी उसके साथ कर दे। ताया उसे अकेला ना भेजे। वो ताया का हाथ थाम कर किसी बच्ची की तरह सिसकी। तुम फिक्र ना करो शानी, हम उसके लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं करेंगे। बस अब तुम जाओ और जल्दी से उसे ये सारी बात समझा दो, वक्त बहुत कम है। ताया मासूम उठ खड़े हुए। शानी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो रुस्तम के सामने कैसे जाए, उसे क्या कहे और कैसे कहे, लेकिन वो ये भी जानती थी कि मौजूदा हालात में से इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ताया मासूम और हाजी आजाद की बातों से बिल्कुल अजां हो गया था कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने रुस्तम से जो तवील मुलाकात की है उसमें रुस्तम ने शानी को अपने साथ ले जाने की बात की है। फिर शानी का ध्यान अपनी कलाई की तरफ चला गया। वहाँ नील मौजूद था। कितनी मोहब्बत भरी और कितनी सख्त गिरफ्त थी ये। उस वक्त शानी को महसूस हुआ था कि शायद सारी दुनिया मिलकर भी इसकी कलाई रुस्तम के मुहाफिज हाथ से छुड़ा नहीं सकती, लेकिन अब वो खुद इस कलाई को छुड़ाने के बारे में सोच रही थी। 2-3 मिनट शदीद कशमुकश में गुजारने के बाद वो उठी। उसने अपना सर मुंह चादर में लपेटा और एक गहरी सांस लेकर ताया मासूम के साथ कमरे से निकल आई। वो रुस्तम की तरफ जा रही थी। कमरे से बाहर आरिफ और हाजी अयात खान मौजूद थे। उन दोनों ने शानी को ताइदी नजरों से देखा। वो बेहद बूझल कदमों के साथ जीना उतरी और याते में आ गई। याते में पहुंचकर ताया मासूम ने उसका शाना सहलाया और खुद वहीं ठहर गए। उससे आगे शानी को अकेला जाना था। 15-20 कदम का फासला, मगर शानी को सदियों की मुसाफत लग रहा था। सीने में दर्द की बुलंद लहरें थी और वो अभी तक यकीन से नहीं कह सकती थी कि जो कुछ रुस्तम से कहने जा रही है कह भी पाएगी या नहीं। इसे कुछ खबर ना थी कि वहां जाकर क्या सूरत-ए-हाल पेश आएगी, जिस बात का दायरा इसे किस तरफ बहा ले जाएगा। ना इसे ये अंदाजा था कि इसकी बात पर रुस्तम का रद्द अमल क्या होगा। हाँ, इसके दिल से गवाही जरूर आ रही थी कि अगर वो फैसला कुन अंदाज में बात कर सकी तो रुस्तम इसकी बात को रद्द नहीं करेगा। लेकिन बड़ी क़यामत तो यही फैसला कुन अंदाज वाली थी। वो जख्म रुस्तम के सामने कहाँ से लाएगी ये अंदाज? और फिर वो उस कमरे में दाखिल हुई जहाँ रुस्तम मौजूद था। दिल कड़ा करके इसने सामने देखा, लेकिन रुस्तम मौजूद नहीं था। कमरा खाली था। चौपड़े नुमा कमरे की अकबी खिड़की खुली हुई थी और पट हवा के साथ होले से हिल रहा था। शानी के दिल ने पुकार कर कहा, वो चला गया है। इसे जिंदगी की कठिन तरीन आजमाइश से बचाकर, अपने सारे दर्द भरे सवाल अपने होंठों में दबाकर, अपनी सारी आहें अपने सीने में छुपाकर, वो हालात का मारा खामोशी से किसी जानिब निकल गया है। पता नहीं उसे क्या हुआ। वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी। इसका दिल जैसे कराने लगा। कहीं गहराई से ये आवाज़ आने लगी, रुस्तम मुझे इतना मौका तो देते, मैं तुम्हें बता सकती। मैं पत्थर नहीं हूँ, अगर थी भी तो पिघल रही हूँ। आज सवेरे जब सूरज तलू नहीं हुआ था तो मैंने अपने दिल की धरती पर तुम्हारी मोहब्बत का सूरज अपने हाथों से उगाया था।
और उसकी बेपनाह रोशनी को तस्लीम कर लिया था। काश मैं जाने से पहले तुम्हें बता सकती। इसी दौरान बाहर से मिली जुली आवाजें आने लगी। एक मोहतरम मुखिया दराज से कह रहा था, आपा दोनों ने अभी 1 मिनट पहले खुद उसे देखा है जी। उसने काली चादर लपेटी हुई थी। तुम्हें कैसे पता चला है कि वो ही था जी? लंगड़ाता हुआ जा रहा था। आपा के देखते देखते कानों यानी सरकंडों में घुस गया। अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा जी। ठहरो, मैं अंदर देखता हूँ। दराज की आवाज आई। चंद सेकंड बाद वो दंदराता हुआ झोंपड़े में दाखिल हुआ। कलाशनकोफ उसके कंधे से झूल रही थी। उसने खाली झोंपड़े में निगाह दौड़ाई। शानी को रोते हुए देखकर उसकी हैरत मजीद बढ़ गई। निकड़ी, कहाँ है वो? उसने पूछा। वो नहीं है, शानी ने रोते हुए कहा। 5-10 मिनट के अंदर ये बात सब लोगों को मालूम हो चुकी थी कि रुस्तम सियाल किसी को बताए बगैर खामोशी से डैक नाले की तरफ निकल गया है। 2-3 अफराद इस बात के गवाह थे कि उन्होंने काली चादर में लिपटे हुए रुस्तम को सरकंडों में घुसते देखा है। इस वाक़े की सिर्फ 25-30 मिनट बाद ही मुखिया दराज के कारिंदों ने इसे इतला दी कि तकरीबन 4 जीपों और 2 गाड़ियों पर सवार पुलिस की भारी जमीयत तेजी के साथ बस्ती की तरफ आ रही है। एसपी हाजी हयात ने मुखिया दराज को जरूरी हिदायत देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। ये लोग किसी को कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ शानी बीबी को अपने साथ ले जाएंगे। अगर ये 2-4 मुकामी लोगों को साथ लेकर गए भी तो हम 24 घंटे के अंदर अंदर इन्हें वापस ले आएंगे। इस पुलिस पार्टी में एक इंस्पेक्टर और एक ASI अपने खास बंदे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। मुखिया दराज के चेहरे पर खौफ के आसार नहीं थे। उसने अपना दीवार जैसा सीना तान कर कहा, सरकार, आपके हौसला देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिक्र ना करें, अपनी हिफाजत करना आपा खूब जानते हैं। इस डैग नाले के किनारे बसने वाले 3000 मोहतम मेरी एक आवाज पर एक जान हो सकते हैं। आपा ने कभी पुलिस को ज्यादती करने दी है और ना अब करने देंगे। हाजी हयात ने कहा, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है दराज, लेकिन इस मरतबा बहुत एहतियात की जरूरत है। पुलिस मुलाजिम के कत्ल की वजह से मामला काफी खतरनाक हो चुका है। मुखिया दराज को तमाम जरूरी हिदायत देने के बाद दराज आरफ कम्बवा वहां से चले गए। ताया मासूम शानी के साथ ही रहे। बस्ती में सनसनी की फजा थी। डैक नाले के किनारे बोतम बस्ती से ऊपर की तरफ तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर ऊंचे सरकंडों और बुलंद जंगली घास के अंदर रुस्तम मौजूद था। उसके सामने 4 अदद लाशें पड़ी हुई थी। 3 लाशें कमोबेश 100 मीटर पीछे थी। चौथी नाले के ऐन किनारे पर कीचड़ और स्याही माइल गारे में लुथड़ी हुई थी। ये चारों के चारों अफराद भी अभी मरे थे। चौथा बंदा जो नाले के ऐन किनारे पर मौजूद था अभी तक नज़ा के आलम में जुम्बिश कर रहा था, मगर उसके बचने का इम्कान सिफर था, क्योंकि 1 फुट लंबे तेज धार छुरे ने उसकी सारी अंतड़ियां पेट से बाहर निकाल दी थी और उसके सीने और गर्दन पर तेज धार छुरे के तकरीबन 1 दर्जन जानलेवा घाव थे। तेज धार छुरा रुस्तम के हाथ में था। उसकी खमदार नोक से खून टपक रहा था और ऐसा ही खून रुस्तम की आंखों से भी टपकता महसूस होता था। ये 4 अफराद जो मरे पड़े थे, इनमें 3 बावर्दी पुलिस वाले थे और चौथा नारपुरी चौधरियों का खास कामा चीदा था। अभी 3-4 मिनट पहले ये लोग जिंदा थे। इन्होंने बड़ी रऊनत और कतियत के साथ रुस्तम का रास्ता रोकने की कोशिश की थी, मगर जिसका रास्ता रोकने की कोशिश की गई थी वो रुकने के लिए नहीं निकला था और ना उसे रोका जा सकता था। वो बहुत शफाक लोग थे, लेकिन उनका मद्दे मुकाबिल उनसे कहीं ज्यादा शफाक निकला था। उसने 2-3 मिनट में उन्हें खाको खून में नहला दिया था। 3 अफराद जो पीछे बरे पड़े थे, उनमें से 2 को माउजर के फायर लगे थे। तीसरे के सीने में दिल के मुकाम पर छुरे का घाव था। चौथा शख्स जिसके जिस्म पर ASI की वर्दी थी, नाले के किनारे जाकर कत्ल हुआ था। उसने भागने की कोशिश की थी और रुस्तम ने पीछा करके उसे मारा था। ज्यादा वहशत से उसी शख्स को कत्ल किया गया था। यह मियाना गांव के पुलिस स्टेशन का दिक्का थानेदार मदर चौधरी था। यह ताऊ हिशाम का रिश्तेदार भी था। ताऊ के पालतू कुत्ते की तरह हवेली में दुम हिलाता फिरता था। ताऊ की हवेली में रुस्तम पर बेईमाना तशद्दुद करने में ये पेश था और बात सिर्फ तशद्दुद की नहीं थी। ताऊ की हवेली में रुस्तम को एक बहुत बड़े ज़हनी सदमे से भी गुजरना पड़ा था। ऐसा सदमा जिसने उसे बिल्कुल ही तोड़ फोड़ कर रख दिया था। रुस्तम को पकड़ने के 15-20 घंटे बाद ही चौधरियों ने रुस्तम को इसके करीबी दोस्त आफनदी की दर्दनाक मौत दिखाई थी। ये वही दोस्त था जिसे कुछ अर्सा पहले चौधरियों ने बादामी बाग लाहौर से पकड़ा था और उससे रुस्तम का अता पता पूछते हुए उसकी दोनों टांगे तोड़ कर रख दी थी। दरहकीकत रुस्तम और चौधरी की लड़ाई में तेजी इस वाक़े के बाद आई थी। रुस्तम ने आफनदी की टूटी हुई टांगों का बदला लेने के लिए लाहौर में चौधरी बशीर की कोठी पर हल्ला बोला था और कादरी के खास मुलाजिम शादे की टांगे तोड़ने के अलावा उसका लाडला कुत्ता भी मार दिया था। अब उसी आफनदी को कादरे वगैरह ने लाहौर के हॉस्पिटल से अगवा किया था और उसे ताऊ की हवेली में पहुंचाया था। इसकी दोनों टांगों पर अभी तक प्लास्टर चढ़े हुए थे। इन प्लास्टरों समेत आफनदी को रुस्तम की कोठरी के ऐन सामने छत से उल्टा लटका दिया गया था। आफनदी सारी रात नाकाबिले बर्दाश्त दर्द से चीखता और कराता रहा था। उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती थी। वो रात उस बेचारे के लिए नहीं, रुस्तम के लिए भी जिंदगी की दर्दनाक तरीन रात थी।
सुबोधम चौधरी ने उस बेचारे नीम जां के मुंह पर एक बड़ा शापर चढ़ा दिया था। छल से उल्टा लटका हुआ वो बेचारा दम घुटने से मछली की तरह तड़पा मचला था और फिर खत्म हुआ था। एक दलेर और यार बाज शख्स का यह बड़ा अलमनाक अंजाम था। ताऊ की कोठरी में पेश आने वाले सारे मनाजर रुस्तम की हाफजे पर अंगारों की तरह महफूज थे। वो अब किसी मंदिर को याद नहीं करना चाहता था, वो पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहता था, वो बस आगे देख रहा था। इसके सीने में एक तूफान था। इस तूफान की शिद्दत और इसके फैलाव को सिर्फ वही जान सकता था। किसी और के लिए इसका इदराक मुमकिन नहीं था। इसने बड़ी बेरहमी से जां बल्ब ASI बदर की गर्दन पर पांव रखा। पांव के दबाव के सबब बदर के हल्क से खर की भयानक आवाज निकली। फिर उसकी आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया। वो उस पार जा चुका था। ASI का पिस्टल 8-10 कदम पीछे गिरा था। रुस्तम ने यह पिस्टल उठाकर कमीज के नीचे लगाया। फिर वो तेजी से बाकी तीनों लाशों के पास पहुंचा। इर्द गिर्द के सरकंडे खून से सुर्ख थे। एक कांस्टेबल के मुर्दा हाथों में सरकारी राइफल अभी तक दबी हुई थी। रुस्तम की जूती का एक पांव कामे चीदे के पहलू में पड़ा था। रुस्तम ने यह पांव पहना, अपनी काली चादर उतार कर एक तरफ फेंकी। कामे चीदे की चादर खाकी रंग की थी और ये एक तरफ सरकंडों में अटकी हुई थी। तकरीबन 1 फुट लंबे छुरे को मकतूल की वर्दी से साफ किया और एक सूती कपड़े में लपेटकर एहतियात से कमीज के नीचे रख लिया। जरा फासले पर पीले रंग की ऊंची जंगली दाब में 3 घोड़े एक टाली से बंधे हुए थे। यकीनन इनका ताल्लुक यहाँ रुस्तम के हाथों खलाक होने वालों में से था। जरा देर के लिए रुस्तम के जी में आई कि इनमें से एक घोड़ा अपनी सवारी के लिए इस्तेमाल करे। ताम अगले इलम में अपना ये ख्याल इसे तब्दील करना पड़ा। घोड़े की बजाय वो पैदल ज्यादा महफूज था। इसने खूनी निगाह मकतूलों पर डाली और अपने लंबे बालों को झटक कर चेहरे से हटाया और लहलहाते सरकंडों में तेजी से आगे बढ़ने लगा। आज बहुत अरसे बाद वो एक बार फिर सरापा डाकू रुस्तम सियाल नजर आ रहा था। एक बार फिर उसकी रगों में खून की जगह अतशीन लावा दौड़ रहा था। एक बार फिर वो हर खतरे और बसरत से बेनियाज हो गया था। कुछ अर्सा पहले एक तारीख रात को इसकी आंखों में एक बनमोनी सूरत समाई थी। इस सूरत के तफैल इसकी जिंदगी में एक इनकलाब आया था। इसने आग और खून से मुंह मोड़कर फूलों और मुस्कुराहटों की तरफ रुजू करना चाहा था और इसने अपने अंदर मरी हुई जिंदगी को फिर से जिंदा करना चाहा था। वो बड़ी साबित कदमी से अपने फैसले पर कायम रहा था। बेपनाह सौबतों के बावजूद उसने अपने कदम नए रास्ते पर जमाए रखे थे, लेकिन आखिर वही कुछ हुआ जो हमेशा से होता आया है। वो जिल्म शराफत और इंसानियत की तरफ लौटने की कोशिश करते हैं, मगर उनका माजी अपने हजार हाथों से उन्हें वापस खींच लेता है। रुस्तम भी वापस खींच लिया क्या था। ये बात नहीं थी कि वो बनमोनी सूरत अब इसकी आंखों में नहीं थी। वो तो जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, जिस्म के एक एक रेशे में समा चुकी थी, मगर इसे इस सूरत से दूर होना पड़ा था। मुखियत राज की बस्ती छोड़ने से पहले वो एक शदीद तरीन कशमुकश से गुजरा था। आखिरी फैसला पसपाई के हक में हुआ था। वो जानता था बीबी से क्या कहा जा रहा है और उसे ये भी मालूम था कि बीबी ने आकर उससे क्या कहना है। वो बीबी को इस कड़ी आजमाइश में देखना नहीं चाहता था। इसने हकीकत को तस्लीम किया और बीबी को महफूज हाथों में छोड़कर वहां से निकल आया और अब वो आगे बढ़ रहा था। तकरीबन 3-4 घंटे बाद वो एक पुख्ता सड़क पर था और लोकल रूट पर चलने वाली एक खटारा बस में बैठा था। इस लारीनुमा बस में मुसाफिरों के अलावा दुनिया जहां का असबाब मौजूद था। फलों की पेटियां, सब्जी की गांठें, कपड़े के थान, मुर्गियां, अंडे और पता नहीं क्या क्या। बस बार बार रुकती थी। मुसाफिर चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, बच्चे रोते थे, औरतें चिल्लाती थी। बस की छत पर खबर नहीं क्या क्या चढ़ाया और उतारा जा रहा था। रुस्तम सियाल खाकी चादर में लिपटा एक गोशे में बैठा हुआ था। इसके गिर्द बैठी और खड़ी सवारियों का हुजूम था और यह हुजूम उसके लिए बहुत मुफीद था। वो किसी नशेबाज की तरह अपना चेहरा चादर में छुपाए बेसुध पड़ा रहा, मगर वो इर्द गिर्द से बेखबर नहीं था। हराहट और आवाज पर इसके कान थे। एक शख्स ने कहा, आज जगह जगह पुलिस खड़ी नजर आ रही है, कहीं डाका शाका पड़ा होगा मास्टर साहब। दूसरे ने कहा, मास्टर यानी मास्टर साहब ने मदाई अंदाज में किसी शायर का ये शेर पढ़ा, इधर नाके पे नाका चल रहा है, उधर डाके पे डाका चल रहा है, वहां मंसूबा बंदी का है ये शोर, यहाँ काके पे काका चल रहा है। एक जट जमींदार ने इतला देने वाले लहजे में कहा, सुने काचीपुर की तरफ एक डेक नाले के करीब पुलिस मुकाबला हुआ है, कई पुलिस वाले मरे हैं, आड़े दवाले पिंडों में बड़ी थरथली मची हुई है। मास्टर साहब बोले, पुलिस वाले कहाँ मरते हैं पुलिस मुकाबले में, ऐसी ही अफवाह उड़ी होगी। नहीं जी, सुना है मरे हैं पुलिस वाले। बस की आखिरी सीट से एक देहाती की आवाज आई। रुस्तम के आगे बैठे हुए एक पगड़ी वालों ने दांतों से गन्ना छीलते हुए कहा, एक आध मर गया, अब उसके बदले पता नहीं कितने बेकसूरों को अगली दुनिया दिखाएंगे ये लोग। बहुत से लोग एक साथ भांत भांत की बोलियां बोलने लगे। रुस्तम अपनी जगह साकत बैठा हुआ था। तंग सड़क के किनारे कच्चे में चंद पुलिस वाले 2 मोटरसाइकिल सवारों के हाथ खड़े करके उनकी तलाशी ले रहे थे। उससे थोड़े फासले पर 2 पुलिस वाले एक प्राइवेट कार में धूल उड़ाते किसी गांव का रुख कर रहे थे।
रुस्तम के होंठों पर एक बहुत बदम और जहरीली मुस्कुराहट चमक गई। इंतकाम दर इंतकाम का सिलसिला खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया था। अब जिस दोस्त की टांगों का बदला लेने के लिए रुस्तम ने शादे की टांगें तोड़ी थी, उसे चौधरी ने रुस्तम के सामने तड़पा तड़पा कर जान से मारा था। अब पुलिस वाले पिंडी में जख्मी होकर मरने वाले साथी का बदला चुकाने जोक दरजोक निकले थे। इसे के बदले उन्हें 3 पेटी भाइयों की ताजा बतादा लाशें मजीद उठाना पड़ी थी। दफा 300 ज़रब 3। पौन घंटे तक मजीद सफर करने के बाद रुस्तम जीटी रोड पर पहुंच चुका था। ये गुजरात का इलाका था। किसी बस पर सवार होने की बजाय उसने एक ट्रक अड्डे का रुख किया और एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेने में कामयाब हो गया। यह ट्रक रावलपिंडी जा रहा था। ड्राइवर एक सेहतमंद वजीराबादी था। उसने रुस्तम को अपने साथ ही ड्राइविंग सीट पर बिठा लिया और ऊंची आवाज में ईसा खिलवी का गाना लगा दिया। चन किथा गुजारिया रात वे। रुस्तम के सर पर हकीकी बानों में खून सवार था। इसने तय किया हुआ था कि अगर रास्ते में कहीं पुलिस से इसकी बड़ भीड़ हुई तो वो गिरफ्तारी नहीं देगा, मारेगा या मर जाएगा। नैग नाले को पार करते हुए वो 4 कत्ल आज ही कर चुका था। अब 4-6 और भी कर देता तो बात एक ही थी। इसके मौजूर में अब भी 8 गोलियां मौजूद थी। बेल्ट में तकरीबन 20 गोलियां और लगी हुई थी। 38 के सरकारी पिस्टल में भी 6 गोलियां मौजूद थी। और फिर वो खमदार छुरा जिससे उसने 2 कत्ल किए थे। छुरे और मौजूर का इंतजाम रुस्तम बस्ती ही में से करके चला था। ईसा खिलवी और मलंगी की आवाज से गूंजता हुआ ये ट्रक रावलपिंडी जा रहा था। रावलपिंडी जहां रुस्तम का जिगरी दोस्त सावर था, शीरी थी और बहुत से दीगर जानिसार थे, लेकिन रुस्तम पिंडी नहीं जा रहा था। ना वो जावर या किसी और साथी से मिलना चाहता था। दर हकीकत वो अपने किसी जान पहचान वाले से मिलना चाहता ही नहीं था। वो जानता था पुलिस उसे ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने देगी। इस बकाया मुख्तसर जिंदगी के लिए वो किसी का एहसान मंद नहीं होना चाहता था और ना किसी प्यारे को मुसीबत में देखना चाहता था। अब बाकी की जितनी लड़ाई थी वो इसे तनहा लड़ना थी। दर हकीकत जख्मी टांगों वाले आफनदी को छत से उल्टा लटके देखने के बाद इसमें किसी और संगी साथी को जान कुनी में देखने की हिम्मत बाकी नहीं थी। ये पोठवार का इलाका था। रात तकरीबन 10 बजे का वक्त था। गोजर खान से तकरीबन 8 किलोमीटर शुमाल बशर की तरफ एक कस्बे से नीम रोशन मकान के दरवाजे पर रुस्तम ने दस्तक दी। दरवाजा खुला। दरमियानी उम्र की एक दराज कद शख्स ने दरवाजा खोला। उसका एक हाथ कलाई पर से कटा हुआ था। रुस्तम को देखते ही उसके होंठों से लरज सी आवाज निकली। ओए तुम, ओए कहाँ चला गया था तू? तेरा इंतजार कर करके आंखें भी दुखने लगी हैं। उसने रुस्तम को अपने मजबूत बाजुओं में ले लिया। इसी दौरान में अंदर एक दरवाजे की चीख में हरकत पैदा हुई। 33-34 साल की भरे हुए जिस्म वाली खुश शक्ल औरत बाहर निकली। उसने दुपट्टा अपने सर पर दुरुस्त किया और सेन की नीम तारीकी में ध्यान से देखते हुए बोली, कौन है जी? घर वाला बुलंद आवाज से बोला, हमारी गवर्नमेंट के भाई साहब आए हैं। और कौन है? सारी खुदाई एक पासे, जोरू का भाई एक पासे। हाय अल्लाह, रुस्तम है। औरत तड़प कर बोली। वो फिर तेजी से रुस्तम की तरफ आई और खुशी से चीखती हुई रुस्तम से लिपट गई। रुस्तम का सर झुकाकर वो बार बार इसका माथा और सर चूमने लगी। रुस्तम के लिबास के नीचे मौजूर और पिस्टल लगे हुए थे। वो कोशिश कर रहा था कि बहन को इन एशिया की सख्ती महसूस ना हो। इसने जल्दी खुद को बहन की गर्मजोश बाहों से आजाद करा लिया। मियाँ बीवी रुस्तम को तेजी से अंदर ले आए। अंदर बल्ब की मध्यम रोशनी में चारपाइयों पर एक लड़का लड़की सो रहे थे। लड़का 8-9 साल का और लड़की 5-6 साल की थी। लड़की शायद पढ़ते पढ़ते सो गई थी। एक किताब उसके सीने पर धरी थी। दूसरे तकिए पर कमरे में आकर रुस्तम की बहन और बैरोई ने गौर से रुस्तम को देखा। बहन की आंखों में हैरत आमेज तशवीश का सैलाब आ गया। हाय मैं मरी रुस्तम, ये क्या हुआ है? क्या फिर कोई? नहीं आपो नहीं, वो तेजी से बोला, ऐसी कोई बात नहीं। बस 1.5-2 हफ्ते पहले कार पर जा रहा था। रावी के पुल पर एक्सीडेंट हो गया। काफी चोटें आई, फिर साथ ही लड़ाई भी हो गई। अब तो काफी ठीक हो गया हूँ, कोई मसला नहीं है। रुस्तम बर्राई हुई मदम आवाज में बोला। हाय अल्लाह, तू तो दागो दाग हो रहा है रुस्तम। इतनी चोटें, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा? आपो तुझे क्या छुपाऊंगा? रुस्तम ने बहन के कंधों पर दोनों हाथ रखे। और रुस्तम तेरी आवाज, क्या हुआ है आवाज को? रुस्तम के बहनोई ने पूछा। ये गले पर भी चोटें आई हैं। रुस्तम ने थोड़ी ऊपर उठाकर चोटें दिखाई। अब तो फिर भी थोड़ी बहुत आवाज निकल रही है। पहले तो लगता था कि गूंगा हो गया हूँ। बीवी जी, साला साहब को कहीं बिठाओ जी। क्या इस तरह खड़े खड़े 2 घंटे का इंटरव्यू लोगी? बहन ने चौंक कर दुपट्टे के पल्लू से रुस्तम का चेहरा पूछा। फिर इसके लिए साथ वाले कमरे से कुर्सी घसीट कर लाई। तीनों बैठ गए। बहन की आंखों में खुशी दुख के मिले जुले आंसू थे। ये आंसू छुपाने के लिए और चाय पानी लेने के लिए वो कमरे से बाहर चली गई। बहनोई इकराम ने बड़े ध्यान से रुस्तम को देखते हुए कहा, हमें तो यहाँ से कहीं निकलने नहीं देते और खुद यहाँ आते नहीं हो। हम मुंह उठा उठा कर तुम्हारा रास्ता देखते रहते हैं। सरमद और आशी भी उठते बैठते मामू जी करते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम कुछ 4 महीने बाद आए हो। हाँ, इतने तो हो गए होंगे। रुस्तम ने बालों की लिट अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, चलो ठीक है,
4 महीने बाद आए हो, काफी छोटे छोटे भी लगवा के आए हो, लेकिन कुड़ी कहाँ है? मेरा मतलब है हमारी छोटी भरजाई। रुस्तम ने सर झुका लिया। बहनों इकराम की सवालिया निगाहें इस पर जमी हुई थी। खामोशी तवील हुई तो इकराम ने कहा, यार मुंडे तो शादी के बाद चुप होते हैं, तू पहले ही हो गया, कहीं शादी करके तो नहीं आया है? नहीं भैया इकराम, शादी नहीं की। और कुड़ी? वो भी नहीं आई। इकराम गहरी नजरों से इसका चेहरा देखता रहा, फिर इसके कंधे पर इकलौते हाथ का दबाव देकर बोला, मैं समझ गया, तू हैरान करना चाहता है बुझे और जायदा को। कुड़ी जरूर तेरे पास होगी, उधर कहीं छुपाया होगा, हम जानते हैं तेरी ये आदत पुरानी है। नहीं भैया इकराम, वो अब शायद नहीं आएगी। रुस्तम गहरी संजीदगी से बोला, आपने ख्वाह मुख्वाह एक बात को अपने दिमाग में बिठा लिया है। ओए तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों नहीं आएगी? वो यहाँ तेरी बहन एक दिन गिन गिन कर गुजार रही है। तेरी वोटी के लिए कपड़े बनाए इसने, चादरें काढ़ी हैं, पांडे खरीदे हैं, वो तो बेचारी। भैया, रुस्तम ने गंभीर लहजे में बहनोई की बात काटी, मैंने कहा है ना वो नहीं आएगी, शायद कभी नहीं। पर क्यों? इकराम ने बहुत पस्त आवाज में लेकिन बड़े जोर से कहा, बस कहा है ना, उसका ख्याल छोड़ दो, तुम भी और आपो भी, बिल्कुल छोड़ दो, और हो सके तो मेरा भी छोड़ दो। इकराम के चेहरे पर जर्द रंग लहरा गया। उसने ताज्जुब से रुस्तम की तरफ देखा। रुस्तम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल बदले हुए लगते हो, क्या हुआ है आखिर? कहीं फिर कुछ नहीं भैया। रुस्तम ने एक बार फिर बेजारी से कहा, तुम्हें कहा है ना वो कुड़ी मेरे साथ नहीं है, अब कोई और बात करो। इकराम थोड़ी देर तक उलझी नजरों से रुस्तम को देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा बहन से कुछ ना कहना इस बारे में, रो रो कर बुरा हाल कर लेगी, पता नहीं क्या आस लगाई हुई है उसने। इतने में जायदा एक ट्रे में दूध का बड़ा गिलास लेकर आई, साथ में सूजी और मैदे से बने हुए लड्डू थे। रुस्तम ने दूध पीना शुरू किया तो वो बेचैनी से इसके जख्मों और चोटों को देखने लगी। उसके मलीज चेहरे पर कर्ब के आसार थे, उसके साथ साथ आंखों में शक की परछाइयां भी थी। यकीनन अपने शोहर इकराम की तरह वो भी ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि रुस्तम को ये चोटें किसी आम एक्सीडेंट और लड़ाई में लगी हैं। वो अंदर से लाल दवा और रुई वगैरह ले आई। वो रुस्तम के जख्मों पर मरहम रखना चाहती थी, मगर उसे मालूम नहीं था कि जख्म बहुत गहरे हैं, इसकी कोशिश बहुत मामूली है। रुस्तम ने नफी में सारी लाते हुए कहा, नहीं आपो, मेरे पास दवा वगैरह है, मैं सवेरे खुद लगाऊंगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद इकराम ने कहा, रुस्तम तुम बहुत थके हुए हो, मेरा ख्याल है कि आप लेट जाओ, सवेरे आराम से बात करेंगे। उसके साथ ही उसने बीवी को भी उठने का इशारा कर दिया। इस नीम पहाड़ी कस्बे में रात गहरी होती जा रही थी। रुस्तम रंगीन पायों वाले बिस्तर पर चित लेटा था, आंखें बंद थी, पलकों के किनारे नम थे। इसकी आंखों में बेले का वो मंदिर था जब इसने जज्बे की शिद्दत से मगलूब होकर अपना हाथ बीबी की तरफ बढ़ाया था। एक शदीद कशमुकश के बाद बीबी ने अपना हाथ इसके हाथ में दे दिया था। वो लम्हे रुस्तम की जिंदगी के यादगार तरीन लम्हे थे। इन लम्हों में से एहसास हुआ था कि वो चाहे तो बुलंदो बाला पहाड़ से टकरा कर उसमें अपने और बीबी के लिए रास्ता बना सकता है। उन लम्हों में जो खुशी रुस्तम ने महसूस की थी उसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर अगले 2-3 रोज ही में रुस्तम को अंदाजा होने लगा था कि यह खुशी देर पा नहीं है। दर हकीकत नामेहरबान हालात ने रुस्तम की जिंदगी का नक्शा एक बार फिर तब्दील करना शुरू कर दिया था। इस तब्दीली का आगाज रावलपिंडी के पुलिस मुकाबले के बाद हुआ था। बाद अज़ां बिल्ली मार चौधरियों के साथ सर्द लड़ाई ने गर्म जंग की शक्ल इख्तियार कर ली थी और अब ऊपर तले इसके हाथों से कई कत्ल हो चुके थे। कानून और वो एक बार फिर पूरी शिद्दत से एक दूजे के आमने सामने थे। दारपुरियों ने भी हर अगली पिछली कसर निकालने का तहिया कर लिया था। ऐसी सूरत में अगर बीबी ने इससे दूर रहने का फैसला किया था तो ठीक ही किया था। रुस्तम के अपने अंदर से भी यही आवाज आ रही थी कि वो अपनी आग में बीबी को घसीटेगा तो इससे बड़ी खुदगर्जी और कोई नहीं होगी, और ये खुदगर्जी इश्क की बदतरीन तौहीन के दायरे में आएगी। मोहतम बस्ती छोड़ने से पहले इसकी मुलाकात बीबी के ताया मासूम और अपने दोस्त हाजी अयात खान से हुई। उन दोनों की राय भी यही थी कि रुस्तम को अकेले ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस मुलाकात में बीबी के ताया का कहा हुआ एक फिक्रा जैसे रुस्तम के दिलो दिमाग पर नक्श हो गया था, और ये फिक्रा सुनने के फौरन बाद ही रुस्तम ने मोहतम बस्ती छोड़ने का फैसला कर लिया था। ताया मासूम ने मुल्तजी लहजे में कहा था, शानी की जिंदगी और हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी नेक माँ के बच्चे हो, मुझे यकीन है तुम हम पर रहम करोगे। रुस्तम सरतापा काम किया था। बीबी का एक बुजुर्ग उससे रहम की दरख्वास्त कर रहा था। वो बीबी जिसकी पेशानी पर एक शिकन देखने से बेहतर रुस्तम समझता था कि इसकी आंखों की रोशनी छिन जाए और इसका जिस्म जान से महरूम हो जाए। और फिर वो चलाया, हर नाता तोड़कर, हर आस का गला घूंट कर। हकीकत जहर से कड़वी, आग से बढ़कर तलख और मौत से ज्यादा नामेहरबान थी, मगर इस हकीकत को अपने खून में घोल कर पी गया था। और हकीकत ये थी कि वो अपनी बीबी को खुदा हाफिज कह आया था।